आत्मजंबा नरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काशी प्रांत के पूर्व प्रांत प्रचारक, पूर्वी उत्तर प्रदेश धर्म जागरण के प्रमुख सम्माननीय माननीय अभय जी, इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डीआईजी जेल अरविंद कुमार जी, हमारे मित्र और द्रव्य गुण विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर भुवाल राम जी, आरोग्य भारती काशी प्रांत के प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रनील बसु जी, होम्योपैथी बोर्ड के सदस्य अभी हमारे बीच में बैठे थे सिंह साहब, हमारे मार्गदर्शक और समय समय पर जिनका मुझे इलाज भी प्राप्त होता रहा ऐसे गार्जियन डॉक्टर दिनेश त्रिपाठी जी, भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों, कफ पित्त और बात की बात दोनों करता है। आयुर्वेद भी करता है और होम्योपैथ भी करता है। आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है और होम्योपैथ जो रोग हो जाने के बाद इलाज तो करती ही है, मानव के स्वस्थ जीवन को बरकरार रखने का भी काम करती है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि कहीं न कहीं आयुर्वेद और होम्योपैथ ये दोनों मौसेरे भाई हैं। भारतीय जीवन दर्शन परंपरा और मूल्य से जुड़ा आयुर्वेद है तो कहीं न कहीं होम्योपैथ भी उसी के आधार पर आचार विचार और व्यवहार को लेकर के चलता है। मुझे याद है, मैं गांव पे था, बहुत छोटा था। होता ये था कि मैं जाड़े का दिन हो, कितना भी जाड़ा पड़े, रजाई नहीं ओढ़ता था, रजाई फेंक देता था। और गर्मी के दिन में पानी से भागता था, लाख गर्मी पड़े, स्नान करना नहीं चाहता था, भागता रहता था। अंग्रेजी में कोई इसका इलाज नहीं था, एलोपैथ में कोई इलाज नहीं था। कौन सा रोग है ये? मेरे पिताजी अध्यापक थे, उन्हीं के विद्यालय में एक व्यक्ति जो नौकरी छोड़ चुके थे, वो होम्योपैथ की प्रैक्टिस करते थे। वो गए, पता लगा उनको, उनके पास गए और उन्होंने देखा, पूछा, बहुत सारी चीजें ऐसी जैसे लग रहा है ज्योतिषी बता रहा हो, वैसे वो बता रहे थे। और फिर उन्होंने कहा कि एक ऐसी मैं दवा देता हूं, ये जिंदगी भर पानी से नहीं भागेगा और जाड़े में रजाई नहीं ओढ़ेगा। और एक और भी चीजें थी। मैं रात को उठ करके अकबक करता था, क्या था पता नहीं, साइकोलॉजिकल कोई दिक्कत रही होगी या जो रहा होगा, लेकिन ये एक अद्भुत चिकित्सा पद्धति है होम्योपैथ, जिसने मुझे ठीक कर दिया, भी कर दिया। और कि टीबी है, बिना जांच का इलाज हुआ। फिर ऐसे ही गोरखपुर में एक हेमंत कुमार बनर्जी परिवार है, बंगाली परिवार है, वो लोग होम्योपैथिक चिकित्सक है उनके। तो एक आलोक बनर्जी करके डॉक्टर थे, मेरे पिताजी कहे कि चलो चलते हैं उनके यहाँ और दिखाया जाए। ऐसे ही एक प्रयोग के तौर पे हम लोग गए। अब गए तो डॉक्टर साहब जो है, वो उनकी एक आदत थी, वो हर बात में चिकित्सा तो ठीक करते थे मगर बोलते ज्यादा थे। मैं पुलिस से नहीं डरता, मैं प्रधानमंत्री से नहीं डरता, मैं फला से नहीं डरता, और इलाज भी करते थे। तो हुआ ये कि मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि यार ये तो डॉक्टर कम है, पागल ज्यादा लग रहा है, तो भाग चलो यहाँ से, छोड़ो इसको।
हम लोग छोड़ के आया तो मैं बीए पार्ट 1 बीएचयू में अभी पढ़ने आया था, तो मुझको उन्होंने बुलाया, डॉक्टर ज्ञान प्रकाश मिश्रा बीएचयू वाले आ जाइए। तो हमने कहा, हमको थोड़ी हंसी भी आई कि बीएचयू वाले आ जाइए, इससे क्या, पेशेंट से क्या लेना देना है। लेकिन उन्होंने दवा जो दिया वो 1 हफ्ता नहीं बीता, यहाँ स्वेलिंग हुई और मैं अंदर से क्या हुआ कि वो स्टोन था, पत्थर वो 2-3 पत्थरी निकल गई बिना ऑपरेशन की और मैं ठीक हो गया। अब आप कल्पना करिए, होम्योपैथिक चिकित्सा अद्भुत है। एक बार और ऐसी, बस मैं अपनी बात संक्षिप्त में आपको आप बीती बस बता के खत्म करूंगा। एक बार मैं दिल्ली जा रहा था, सर में मेरे चोट लग गई, वो डिब्बा जो कंपार्टमेंट होता है दोनों, तो मुझे क्या हुआ कि दर्द हुआ, बहुत परेशान हुआ। मैं आया बीएचयू में, किसी एक न्यूरो के डॉक्टर को दिखा दिया। मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि किसी भी चिकित्सक का अपमान ठीक नहीं है, या हो सकता है मेरे पे नहीं सही रहा हो, किसी और के लिए सही हो जाए। वो दवा खाते ही मेरे शरीर में फोड़ा शुरू हो गया और मेरी मूंछ खराब हो गई। देखिए मुझे मूंछ काटना पड़ता है उसकी वजह से, यहाँ फोड़ा हुआ और ये जगह जगह फोड़ा हो रहा था। परेशान हो गया फोड़े से, मुझे समझ में नहीं आता किस डॉक्टर के पास जाऊं। मैं ऐसे ही काशी चाट भंडार, हमारे एक मित्र थे, हम लोगों ने कहा काशी चाट भंडार चलते हैं, वहीं चाट खाते हैं। तब तक एक बोर्ड दिखा, होम्योपैथिक लिखा था, डॉक्टर दिनेश त्रिपाठी अभी बैठे हुए थे, चले गए। तो हम लोगों ने कहा कि अरे यार तो चले जरा देखा जाए, ये होम्योपैथ के डॉक्टर हैं, बुजुर्ग लग रहे हैं, चलो एक बार प्रयोग करते हैं। क्योंकि हम बड़ा परेशान थे, कभी यहाँ फोड़ा कभी यहाँ फोड़ा, लगता था कैंसर हो गया। हम गए, उन्होंने एक दवा दिया, एपिस्मेल 6 पावर की दवा थी। मैं 1 हफ्ते खाया, उसके बाद आज तक कोई फोड़ा नहीं हुआ। पद्धति है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे जगह पे मुझे लगता है कि एक डॉक्टर साहब हम लोग पहल करें और मांग भी करें कि एक यहाँ ऐसा विभाग बनना चाहिए होम्योपैथ का, और आयुर्वेद एलोपैथ के साथ होम्योपैथ भी। और जिस तरह से विगत 20 वर्षों में जितनी तेजी से होम्योपैथ का प्रचार प्रसार हुआ है, अद्भुत है। मेरा बेटा है, बहुत हम लोग परेशान रहते थे, हमारी पत्नी को विश्वास नहीं था होम्योपैथ पे बहुत। हम बार बार कहते थे कि होम्योपैथ का इलाज किया जाए, कहती थी नहीं कोई फायदा नहीं है, नहीं खांसी हो जाता है, अस्थमा हो जाता है। डॉक्टर मनीष त्रिपाठी चूंकि हमारे छोटे भाई भी हैं, मित्र हैं, तो इनको मैं फोन कर लेता हूँ आसानी से। मैं फोन करने लगा, दवा लेने लगा, धीरे धीरे देने लगा, अंग्रेजी दवा से मुक्ति हो गई। अंग्रेजी इतना एंटीबायोटिक देना पड़ता था, हम परेशान हो जाते थे हम लोग, और बिल्कुल ठीक हो गया। अद्भुत है चिकित्सा पद्धति ये, और ऐसे ही आयुर्वेद भी है। डॉक्टर साहब अभी चर्चा कर रहे थे, कोरोना भर हम लोग जो है केवल आयुर्वेद और होम्योपैथ इसी का इलाज किए, कोई अंग्रेजी दवा नहीं था। तो इसलिए बहुत लंबा न बोलते हुए, दोनों बच्चे बड़े हो गए और अब मैं अपने परिवार में देखती हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, 6 महीने 10 महीने 1 साल के, आए दिन डॉक्टर के एडमिट हैं, पीडियाट्रिशियन के ढूंढ रहे हैं। तो मतलब नाना प्रकार की दिक्कतें, लेकिन इसका प्रभाव अद्भुत है, इसमें तो कोई दो मत है ही नहीं। और मात्र विश्वास की बात है, लोगों को लगता है अरे ये गोली से क्या होगा, लेकिन ये गोली बहुत बड़ी बड़ी गूढ़ बीमारियों को भी ठीक करने में, केवल विश्वास करने की आवश्यकता है। अब इसके बाद हम लोग सुनेंगे डॉक्टर ब्रिजेश जी को, जो कि होम्योपैथिक बोर्ड के मेंबर हैं और हमारे भी सबसे अनुभवी सीनियर डॉक्टर के रूप में उपस्थित हैं। सर आपका बहुत स्वागत है। सहयोग कर दीजिए सर को। होम्योपैथिक आज पीछे है, विज्ञान ऊपर है, लेकिन प्रगति हमारी पीछे। उसका मुख्य कारण है कि उपेक्षाओं का शिकार हुई। केंद्र की सरकार रही हो, राज्य की सरकार रही हो, हमें जितना सुविधाएं मिलनी चाहिए नहीं मिली। आज आप काशी शिक्षा की राजधानी मानी जाती है, लेकिन आप देखिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि
काशी हिंदू विश्वविद्यालय में होम्योपैथिक संकाय खुले, लेकिन नहीं खुल पाए। विद्यापीठ में होम्योपैथिक संकाय खुले, तो एक विडंबना जो हमारे होम्योपैथिक के साथ है, ये विडंबना है। और कुछ हमारी कमजोरियां रही हैं। हमारा जो आंदोलन चला 2 मई 1977 से लेकर 23 जनवरी 1979 तक, शायद विश्व का ऐतिहासिक छात्र आंदोलन था। इतना बड़ा कोई आंदोलन नहीं था कि जिसमें इतने लंबे अंतराल तक कभी जेल खाली रहा हो छात्रों से। लेकिन उसका जो बेनिफिट मिला, हमारे लोगों ने उसको सही ढंग से कार्यान्वित नहीं किया। हमारी जो पहली मांग थी पृथक निदेशालय की, और मैं समझता हूँ आज के दौर में जब अध्ययन करता हूँ तो समझता हूँ कि वह बहुत ही गलत निर्णय। आयुष मंत्रालय को इंटीग्रेटिव मेडिसिन के तहत हर एक विश्वविद्यालय में एक इंटीग्रेटेड मेडिसिन का एक चेयर क्रिएट किया जाएगा। क्योंकि हमने ऑलरेडी मैंने प्रपोज कर दिया है। कल परसों हम लोग राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक होने वाली है हरिद्वार में, ऋषिकेश हरिद्वार में, वहाँ पर मैं जा रहा हूँ। उसको हम लोग विधिवत इसको उंगली जमा पहना करके इसको हम लोग करने वाले नीति आयोग को प्रपोज। तो ऐसा हो सकता है कि हर एक विश्वविद्यालय में कम से कम विश्वविद्यालय स्तर पर एक मेडिसिन का चेयर क्रिएट, एक ही चेयर क्रिएट किया जाए। वो अपने इर्द गिर्द धीरे धीरे करके लोगों को इकट्ठा करते करते एक डिपार्टमेंट का आकार दें। इसमें होम्योपैथी चूंकि हर डिपार्टमेंट में, हर यूनिवर्सिटी में है नहीं, आयुर्वेद भी हर यूनिवर्सिटी में नहीं है बाय द वे। तो ये प्रायोरिटी ये हो रहा है कि जिस यूनिवर्सिटी में आयुर्वेद नहीं, उसमें पहले इंटीग्रेटेड मेडिसिन में आयुर्वेद का ही चेयर है, वो धीरे धीरे बाकी विधाओं को लें, और जिसमें आयुर्वेद है उसमें होम्योपैथी का चेयर क्रिएट होगा। तो उस हिसाब से काशी विश्वविद्यालय या संस्कृत यूनिवर्सिटी में कहीं पे, या काशी विद्यापीठ कहीं एक किसी एक यूनिवर्सिटी में एक इंटीग्रेटेड मेडिसिन का चेयर क्रिएट होने की संभावना है। ये प्रपोजल हमने इतने ढेर सारे पंक्ति से वक्ता बैठे हों। मैं संघ का प्रचारक हूं, ऐसे कार्यक्रमों में जाने का अवसर कम मिलता है। हमारी समस्या ये थी कि हम एकल बोलते हैं, एक आदमी बोलता है, शेष जनता सुनती है, कार्यक्रम 1 घंटा 1.5 घंटा चलता है, खत्म हो जाता है। तो उसमें एक विषय तय होता है, ये करना है, उस पर आदमी तैयारी करता है। अभी इस कार्यक्रम के लिए मेरी कोई तैयारी नहीं। अचानक सूचना आई कि कल हमारे मित्र हैं, उन्होंने फोन किया कि हमको एक कार्यक्रम में जाना है, इसमें थोड़ी मदद करिए मेरी। तो हमने कहा कि मैं इस विषय में क्या मदद कर सकता हूं, लेकिन फिर भी ये विधान है, आप देखिए इसको। सुबह उन्होंने बता दिया इनको जो आयोजन में लगे हैं कि उनको बुला लीजिए। वो हमको 9 बजे फोन किए। मैं पूजा करके बैठा था, उन्होंने कहा ऐसा ऐसा आना ही चाहिए। मैंने पूछा उनको बताया किसने, तो इन्होंने बताया कि इन्होंने बताया। अभी बाद में कहे मैं 11 बजे लेने आता हूँ आपको 10:30 बजे। तो मैं आ गया। अब विचित्र सी स्थिति है, उन्होंने बताया भी कि हम इतने विषय के जानकार हैं, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या है कि जब विषय केंद्रित हो तो आदमी, अब यहाँ क्या है, कहां से गाड़ी चली है, कहां पहुंच गई, मैं खुदे कंफ्यूज हो गया। कौन सी डिमांड कहां होनी चाहिए ये पता नहीं, विषय कहां से रखना है, कौन सी बात करना है, ये भी हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, व्यवस्था है। या तो तय हो तो समय बचेगा कि आप इस पर बोलेंगे, आप इस पर बोलेंगे, आप इस पर बोलेंगे, आप इस पर बोलेंगे। अब घोर माठ वही चला है गांव की भाषा में। तो जो समस्या है, अब उस समस्या में हम भी अपना, जो जैसे लोग उधर दोहराए वैसे मैं भी थोड़ा दोहराता हूँ, क्योंकि अब समस्या है, हमको कहा गया है, मैं कह दूं कि नहीं मैं नहीं बोलूंगा तो आपको भी लगेगा कि इनको या तो कुछ आता नहीं, या तो ये नाराज हो गए। तो मैं ना नाराज हुआ हूं, ना ये सही है मुझे आता नहीं है, आता है मुझे ज्यादा, लेकिन वो अच्छा लगता सिलसिलेवार चल।
ये आप सबकी हमारे सबकी भी जानकारी क्रम से पड़ जाती। आज जिनके जन्मदिन पर हम उपस्थित हैं, तो मैं छोटा था, छोटा होने के नाते प्राथमिक शाला में पढ़ता था, तो एक नारा लगा 26 जनवरी अमर रहे। मैं भी एक झंडा लिए जा रहा था। मैं इतना विद्वान तो था नहीं, मुझे लगा अमर माने क्या होता है। फिर बाद में थोड़ी देर जो अध्यापक थे उन्होंने कहा महात्मा गांधी अमर रहे। चलो भाई, महात्मा गांधी कौन है तो मैं नहीं जानता था, लेकिन अमर रहे, कोई ना कोई बात समान है। 26 जनवरी भी अमर रहे और महात्मा गांधी भी अमर रहे। ये बात ध्यान में आ गई, थोड़ा बड़ा हुआ तो ध्यान में आया जो मरता नहीं है वो अमर हो जाता। फिर इस सृष्टि में सारा कुछ पढ़ने के बाद ध्यान में आया कि कुल 8 ही लोग हैं जो मरे नहीं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणः कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिर जीविनः। ये 8 गो, ये मार्कंडेय यथाष्टमः 8 गो हैं जिन्होंने मृत्यु के देवी के रजिस्टर से अपना नाम कटवा करके चिरंजीवी हो गए। अब इनको अमर कहना ही पड़ेगा। मालवीय जी को अमर कहना पड़ेगा, धन्वंतरी जी को अमर कहना पड़ेगा। तो ये संभव कैसे है, ये अमर कैसे हो, तुम मर गए हैं। फिर तुलसीदास जी को ध्यान करना पड़ेगा। तो तुलसीदास जी ने प्रश्न नहीं पूछा, किसी से भी प्रश्न नहीं पूछा। भगवान राम बन जाने के लिए माता के का आदेश हो गया, जाना पड़ेगा, पिताजी की इच्छा है। तो तुलसीदास जी दुखी होते हैं और दुखी होकर के लिखते हैं कि सृष्टि में बहुत सी चीजें हो सकती हैं। तो उन्होंने लिखा का नहीं अबला कर सके। उसने कहा कि ये ठीक नहीं, सुत नहीं अबला कर सके। अकेली अबला सब कुछ कर सकती है, लेकिन पुरुष का सहयोग लेकर ही सुत यानी पुत्र पैदा हो। यश न समुद्र समाए। व्यक्ति का जो यश है वो समुद्र की सीमा के पार चला जाता है। और धर्म न पावक जल सके। अग्नि सबको जला सकती है, लेकिन धर्म को नहीं जला सकती। और नाम काल नहीं खाए। जो व्यक्ति का नाम है, चाहे वो हनीमैन हो, मालवीय हो या धनवंतरी हो, उसको काल नहीं खा सकता। जो कालजयी है वही अमर है। इस नाते हम उनको धन्यवाद करते हैं, प्रणाम करते हैं। वो महापुरुष थे, उन्होंने इस सृष्टि के लिए अपने योगदान को पूरा किया। जितनी चर्चा हुई है उस चर्चा में मंच पर सब लोग उपस्थित हैं, तो उनको भी धन्यवाद करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। इस नाते हम नाम न लेते हुए सबको हनीमैन बाकी सबके साथ इनको हमें एक बार में कहते हैं सम्मानित मंच। और सामने बैठे हैं इन लोगों को भी विनम्रता न प्रकट की जाए तो इनको लगेगा कि हमको इन्होंने छोड़ दिया। इस नाते हम आप सबको भी सामूहिक रूप से प्रणाम करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। समस्या कहां है? वो पैथी की समस्या नहीं है। समस्या जहां है वहां से शुरू करना चाहिए। समस्या है इस देश की, कि इस देश में हम सब लोग लंबे संघर्ष के बाद पैदा हुए और परिणाम हो गया कि हम कंफ्यूज हो गए। हम एक हैं और वह है भारतीय। दुनिया में उधार की ज्ञान परंपरा से हम बहुत आगे बढ़ जाएं, बहुत आगे बढ़ जाएं। लेकिन जब दुनिया की पंचायत होगी तो उस पंचायत में एक वाक्य से हमको नतमस्तक होना पड़ेगा। वो पूछेगा आपका इसमें कंट्रीब्यूशन क्या है, क्या योगदान है? आपको शर्मिंदा ही होना पड़ेगा। और इस नाते हम भारतीय हैं। जो भी विकास होना चाहिए, जो भी शिक्षा, चिकित्सा, भाषा, विज्ञान, जो कुछ भी है वह भारत की परंपरा में होना चाहिए। और अगर वो हुआ तो हम उसमें कह सकते हैं कि इसमें हमारा योगदान है। ये समस्या पैदा क्यों हुई? एक दिन में पैदा नहीं हुई। इस देश को
आधुनिक काल में 6 विदेशी जातियों से लड़ना पड़ा और वह कालखंड कम नहीं है, राउंड फिगर 2300 साल। इतिहास के लोग कहते हैं कि 326 ईसा पूर्व में यूनान से सिकंदर आया था और विजयी हुआ था। यह हम नहीं कह रहे, हम और इतिहास पीछे पढ़ते हैं तो उससे पहले भी लोग आए थे, विदेशी ही थे, नतमस्तक हुए थे, चले गए। इतिहासकारों ने उन घटनाओं को लिखा नहीं। इसको पढ़ना पड़ेगा तो मिस्र के इतिहास में जाना पड़ता है। यूनान के भी लोग आए, डाइजेरियस आया, बख्शूस आया, वो लड़े, परास्त हुए, चले गए। सिकंदर आया, थोड़ी सी उसको विजय मिली। और इस नाते जो ये इतिहास लिख रहे थे वो भारतीय नहीं थे। भारतीय रहे होते तो मैं जो कह रहा हूं उसको लिखे होते कि भारत के संग्राम की स्थिति सेरेसिस से प्रारंभ होती है, लेकिन वो नहीं लिखते। वो लिखते सिकंदर से प्रारंभ होती है। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ी सी हमारी बेइज्जती हो सके। क्यों हो सके? क्योंकि हमको वो गुलाम बनाए रखना चाहते और इस नाते यहां से इतिहास शुरू हुआ। हम उसी को थोड़े देर के लिए सही माने तो सिकंदर आए, सिकंदर चला गया, मारा गया, इतना मारा गया कि बेचारा बना और मर गया। लेकिन भारत के आप सब लोग पढ़े होंगे चुटपन में, सिकंदर महान था। सिकंदर का दुनिया में कंट्रीब्यूशन क्या रहा होगा? वो विजेता होगा, लेकिन भारत में उसका कंट्रीब्यूशन 2-4 बीघा का है। बीघा समझते हैं? खेत नापने का पैमाना है। 3 साल में ही उसको बेइज्जत करके उसके प्रतिनिधि सेल्यूकस को कन्या लेकर के विदा कर दिया। उस भारत के इतिहास में सिकंदर को महान बनाया। चिंता होती है क्यों बनाया होगा? वो यही है कि जो इतिहास लिखे वो उस समय नहीं लिखे। इतिहास लिखते हैं 1757 के बाद। क्यों लिखते हैं? क्योंकि इस इतिहास को लिखने की जो परंपरा शुरू हुई वो एक ईसाई पादरी की प्रेरणा से शुरू हुई। वो भारत में फ्रांस के राज्य क्रांति के बाद आया था, केरल की साइड में। बहुत बड़ा विद्वान था। हम लोग अपने देश में पैदा हुए, अपने प्रदेश को नहीं जानते, अपनी परंपरा को नहीं जानते, अपने बाप दादा को नहीं जानते, अपनी प्रेरणा को नहीं जानते। लेकिन उसने कहा कि परंपरा, अगर देश परंपराओं से जीता रहा तो बहुत जल्दी हमको झोरी झंडा लेके अपने देश जाना पड़ेगा। 1757 बना था, उसकी मीटिंग थी, उसमें उसने रिपोर्ट जो बनाई थी वो पढ़ी गई और उससे जो उसके राजा थे उन लोगों ने निर्णय किया कि परंपराएं 3 जगह पालित पोषित होती हैं, एक इतिहास से, एक भाषा से और एक शिक्षा से। तीनों को समाप्त करो। तीनों समाप्त हो गए। परिणाम क्या हुआ कि उन्हीं का शासन था। उन्होंने कहा मैं विद्वान उसको कहूंगा जो पढ़ेगा, मेरा वाला, अपना वाला नहीं। जो मैं कहता हूं वो पढ़ोगे और मेरे जैसे ही उसी अपने देश को गाली दोगे, तब मैं विद्वान बनाऊंगा, तब मुझे तुम्हें नौकरी दूंगा, तब तुम्हें सब प्रकार का धन धान्य दूंगा। शुरू हो गया। और इस नाते उनके लिखे इतिहास को ही हम सही थोड़े देर मान लें तो सिकंदर के बाद जो आते हैं वो शक है, मारे गए, संघर्ष हुआ। भारत ने उस संघर्ष में विजय प्राप्त की, उनको भारत से बाहर खदेड़ा। भारत से बाहर ही नहीं खदेड़ा, वो दुनिया से गायब हो गए। दुनिया की संस्कृति में शक नाम की कोई संस्कृति अब जीवित नहीं। तीसरा जो व्यक्ति आया वो कुषाण आया, बाहर से आया था, परास्त हो गया, राजा बना और राजा बनने के बाद समाप्त हो गया। या तो बौद्ध हो गया या तो शैव हो गया। कुषाण नाम की संस्कृति पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। उनके बाद हूण आए, बाहर से आए, लड़े, जीते हारे, राजा बने और शिव जी की उपासना करते करते जीवन खत्म कर दिया। हूण नाम की कोई संस्कृति दुनिया में नहीं है, भारत में नहीं है, बड़ी बात नहीं है, दुनिया में ही नहीं है। मुसलमान आया 712 में। क्यों आया वो एक लंबी कथा है, लेकिन आया और लड़ते 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 लड़ते
दिल्ली भारत की कभी राजधानी बनी है, 1911 में नहीं थी, लेकिन दिल्ली को इतिहास ने लिखा कि दिल्ली भारत की राजधानी थी और दिल्ली पर जो अधीन था वह 1206 से और लेकर 1707 तक एक हिंदू राजा हुआ है, हेमू विक्रमादित्य, शेषम मिये हुए हैं। सब आए तो वो आए तो अपना सब कुछ लेकर आए थे, ऐसा नहीं था। पैथी भी ले आए थे जिसकी हम लोग गाथा गा रहे थे, तो वो पैथी लेकर आए, अपना व्यवस्था लेकर आए, अपना धर्म लेकर आए। अपनी व्यवस्थाओं के नाते उन्होंने दिल्ली नाम के छोटे भूगोल पर उन्होंने शासन किया। इतिहास लिखता है कि भारत का मध्यकालीन इतिहास, यानी पूरे भारत का मध्यकालीन इतिहास कहां से शुरू होता है? 1205 से। मैं दुर्भाग्य से उसका विद्यार्थी रहा हूं। अब दिल्ली जैसे छोटे एरिया का, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट है, एक छोटा सा राज्य है, और भारत में ऐसे 28 राज्य हैं। ये ठीक है, बड़ा हो सकता है, लेकिन इसकी विशेषता को भारत की विशेषता कह सकते हैं? इसकी जय को, इसकी पराजय को भारत की जय और भारत की पराजय कह सकते हैं क्या? भारत बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, लेकिन दिल्ली जैसे छोटे मामले को, अपने संततियों को, हम सब उसमें सम्मिलित हैं, आप भी, ऐसा पढ़ाया गया जैसे हमारे पास कुछ जाती थी। 190 साल कब्जा था। नुकसान सबसे ज्यादा किसने किया? उन्होंने किया। आज हम सभी होम्योपैथी की बात कर रहे थे और हमने कहा कि उसने कहा कि अगर देश कब्जे में ही नहीं आएगा, अगर इसकी भाषा पर कंट्रोल नहीं होगा, तो उसने आघात इतिहास पर किया, लेकिन भाषा पर नहीं किया। भाषा चौपट हो गई। हम अपने ही भाई की कही बात नहीं समझ सकते। वो विद्वान है, बोलते बोलते अंग्रेजी बोलता है, क्योंकि अंग्रेजी में पढ़ा। इस विश्वविद्यालय से हमारे परिवार का बहुत पुराना संबंध है। मेरे पिताजी 1953 में पढ़ने आए थे, 51 में पढ़ने आए। हमारा घर भगवान की कृपा से पढ़ाई लिखाई बहुत ही आगे था। पूरे गांव में हमारे 23 लोग पोस्ट ग्रेजुएट थे, जिसमें 21 हमारे घर थे। संबंध बहुत अच्छा। आए पढ़ने, बाद में उन्होंने यहां से लौटने के बाद अपने छोटे भाई को भेजा। वो यहीं से 2 विषय में, अंग्रेजी में और प्राचीन इतिहास में किया। बाद में प्रिंसिपल हो गए। मैं पढ़ रहा था, एक किताब मेरे घर में रखी थी, पूरी कई अलमारियां थी, सब पढ़ते थे, उनकी अपनी किताब थी। कारण क्योंकि उनका विषय दूसरा कोई नहीं पढ़ता था। परंपरा जैसे थी कि इतिहास में फलाना एमए कर लिए हैं तो हम हिंदी में करेंगे, हम संस्कृत में बदल देते थे। तो किताबें जाए कहां? सीरियल से खड़ी थी, मैं पलट रहा था, क्योंकि मेरे पिताजी भी हिंदी में एमए किए थे, मैं भी कर रहा था, तो मुझे लगा कि कुछ मिल जाए। खोजते खोजते किताब मिली, स्वप्न वासव दत्तम, संस्कृत की किताब थी वो अंग्रेजी में। अब हमारी खोपड़ी घूम गई कि संस्कृत की किताब अंग्रेजी में क्यों है। इसी विश्वविद्यालय में धर्म विद्या विज्ञान संकाय को छोड़िए, आर्ट फैकल्टी में जो संस्कृत पढ़ाई जाती थी वो अंग्रेजी में पढ़ाई जाती थी। संस्कृत भाषा है, जर्मन में पढ़ाई जाती है, फ्रेंच में पढ़ाई जाती है, लैटिन में पढ़ाई जाती है, हिंदी में पढ़ाई जाती है। लेकिन संस्कृत ऐसी भाषा है जो भारत की मूल भाषा है। उसका दुर्भाग्य था कि वो किसमें पढ़ाई जा रही थी? अंग्रेजी में। और इस नाते अंग्रेजी में जब कोई भाषा पढ़ाई जाएगी, कोई भी भाषा हो, तो जो उससे संवाद होगा, जो उस संवाद में लगाव होगा, वो होगा क्या? नहीं हो सकता। परिणाम क्या हुआ कि हमने जो कुछ भी उसमें अनुवाद किया वो नहीं हो सकता। अगर आप भाषा के विद्यार्थी होंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि दुनिया की किसी भी भाषा का किसी भाषा में, संस्कृत और हिंदी छोड़ दीजिए, तो अनुवाद नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हर शब्द की एक परंपरा है, हर शब्द का एक इतिहास है, उसकी एक संस्कृति है। वो आप कहां से लाएंगे? जैसे अपने यहां पर रूढ़ हो गया, नीर में जन्म ले, इतनी व्यवस्थाएं हैं, सब क्या है? नीरज है। लेकिन रूढ़ हो गया, जोंक को हम नीरज नहीं कहते। कहते हैं क्या? कमल नयन भगवान राम हैं,
क्यों है? आंख है क्या उनकी? गिरिधर भगवान कृष्ण है। और गिरिधर का अनुवाद कर डालिए आप अंग्रेजी में, माउंटेन बियरर होगा, भगवान कृष्ण नहीं होगा। भाषा का जो लालित्य है, जो उसके संस्कार हैं, वो अनुवाद में नहीं आते। कहते हैं, बिहारी एक हिंदी के कवि हुए हैं, उन्होंने कहा कि जो भाषा है वो उस प्रसंग का वर्णन किया। भगवान कृष्ण राधिका का संवाद चल रहा है। संवाद क्यों है? उनके कथन के अनुसार राधा भगवान से बात करना चाहती है। तो उन्होंने कहा बतरस, बात का रस मिल रहा है तो निश्चित जिसकी बात अच्छी लगती है आदमी सुनता है, और कई बार कुरेदता भी है कि कुछ देर और बोले। तो कहा बतरस लालच लाल की। लालच तो बुरी बला है, लेकिन यहां कहा लालच है उसको किस बात की? धन की नहीं। भगवान कृष्ण कुछ बोले। बतरस लालच लाल की, मुरलीधरी लुकाए, जो बंसुरी थी वो चुरा ली। भगवान कृष्ण आए तो संवाद शुरू कहां से हो? तो एक ही होगा, ऐसे कैसे कह सकते हैं? उन्होंने कहा कि मुरली ली हो क्या? तो उसने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा महुआ का वो उसकी रोटी बनती थी, पंचमी नाग पंचमी थी, पूड़ी बनती थी, गुड़ और वो खाने नहीं देती थी। पहले समझे ना आए कि गुड़ और महुआ का क्या दोस्त है। पुराण पढ़ रहा था तो पता चला शराब 3 तरह की होती है, गुड़ से बनती है, चावल से बनती है, फूलों से बनती है। अब महुआ और गुड़, महुआ फूल है और गुड़ मिला तो 3 प्रकार के माध्यम है शराब बनने के, पुराणों ने लिखा। तो महुआ और माने फूल और गुड़ मिला नहीं, शराब बनी। तो उसको लगता था ये ब्राह्मण बालक है इसको, तो महुआ और गुड़ एक साथ जिंदगी में नहीं मिला खाने। आज हम अपने जीवन में भयंकर उत्पाद कर रहे हैं। खीरा और दही की दुश्मनी है, खीरा और दही की दुश्मनी है, लेकिन हर घर में माता जी रायता अगर हमारा स्वागत करेंगी तो खीरे दही बनाएंगे। दही रात में नहीं खाना चाहिए, लेकिन खाएंगे। दही बड़ा असंभव है। संस्कृत का बड़ा विद्वान दंडी हुआ। दंडी के प्रश्न को लेकर सारे अनुवादक परेशान थे। ठीक नहीं लिखता, इतना कड़ा लिखता है, क्या किया जाए? तो एक आयुर्वेदाचार्य के पास गए, हाथ जोड़े, उन्होंने कहा इसका कोई उपाय है? क्या उपाय तो है लेकिन बहुत पाप लगेगा। उन्होंने कहा क्या उपाय? क्या उपाय? इसको दही और उड़द रात में एक साथ खिला दो, कुछ दिन बुद्धियां कुंठित हो जाएगी। वो लोग गए, माता जी को पैर पड़े, माता जी। उन्होंने कहा मैं अपने पुत्र की हत्या करूं? उन्होंने कहा नहीं, ये जो लिखता है हम लोग व्याख्या नहीं कर पाएंगे तो सब किताब धरी रह जाएगी। इस नाते वो थोड़ा सरल लिखेगा तो हम व्याख्या करेंगे। तो माता ने उड़द और दही खिलाया अपने बेटे को। दंडी उसके बाद जो लिखा है, मैं संस्कृत का भी स्नातकोत्तर पढ़ाई किया, मैंने कहा अपने गुरुजी से कि गुरुदेव दही उड़द खाने के बाद ये दशा है, न खाता था तो क्या लिखता था। आज भी वो बहुत कठिन है, फिर भी ये अपनी मान्यता है, हमारी नहीं है, आयुर्वेद की है। दही और उड़द और रात के समय खाने से बुद्धि मंद हो जाती है। एलोपैथी में कोई विधा नहीं है जो आपके बुद्धि को तीक्ष्ण करे, है नहीं है। अभी नया रिसर्च आया, 2 प्रकार के रोगियों के मैंने समूह बनाए, ये दिल्ली की घटना है, एम्स में मैंने प्रयोग किया। 20 लोग एक प्रकार के रोगी थे, एक ही कंडीशन के, 20 लोग एक थे। उन 20 लोगों के परिवारीजनों को बुलाया, कहा कि महामृत्युंजय जपाना है, 1.25 लाख, 20 किलोमीटर दूर जपाएंगे। तो उनको डर था कि कोई ध्वनि विज्ञान हो जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा। 20 का 1.25 लाख महामृत्युंजय जप हुआ, एम्स छोड़कर चले गए। जिनका नहीं हुआ वो वहीं है। ओंकार का जप करने वाले की बुद्धि तीक्ष्ण होती है। गायत्री मंत्र पर सुधीर चौधरी का अभी डीएनए आया था कि गायत्री मंत्र जपने से बुद्धि तीक्ष्ण होती है और व्यक्ति विद्वान होता है। ये भारतीय पैथी। इस नाते भारत में से बाकी का हमको कुछ नहीं है कि वो नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए, लेकिन उसको भारतीय बनाकर, सिनकोना नहीं,
वो नीम होगा, धतूरा होगा, बाकी होगा, जो भी होगा उसको बनाइए ना, हमको खुशी होगी। हम परेशान हैं, आप धंधा खाने बैठे हैं, क्या है दवाई, आर्निका दे दिया। अब हम तो समझ ही नहीं पा रहे भैया आर्निका क्या है, क्योंकि हम पढ़े नहीं हैं। या तो फिर आर्निका समझने के लिए पढ़ना पड़ेगा हमको, और जो जी रहे हैं, जो पढ़े हैं, उसको अगर आप नीम है, हल्दी है, क्या बोलते हैं, ढकुआर है, ये गजपुरना है, पुनर्नवा है, ये हमको बताएंगे, हमको प्रसन्नता होगी और फिर हम प्रणाम कर लेंगे। अंतिम पैथी की जो विशेषता है वो मैं सुना करके आपको ये विषय पूरा करता हूं। 2009 की घटना है, यही संघ का कार्यालय है बगल में। वहां मेरे पिताजी अस्वस्थ थे, आए थे गांव से, मैं बैठा था, मुझे कार्यक्रम में जाना था, बहुत तनाव में था। एक लड़का आयुर्वेद में यहीं से पढ़ता था, मेरा आजकल अच्छा बड़ा मित्र है। उस समय हमको नाम से जानता था, चेहरे से नहीं जानता। तो बैठा था, चर्चा शुरू, चर्चा में बहुत गर्म था, नया लड़का था। वो कहा, हमारे एक मित्र थे, उन्होंने कहा कि हड्डी टूट जाएगी तो आयुर्वेद क्या करेगा, क्या करेगा, फालतू बात करते हैं, मॉडर्न मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। एक सचिव ने कहा भी कि नहीं नहीं उसकी जरूरत पड़ेगी। तो हमारे मित्र हमको जानते थे, उन्होंने कहा कि उत्तर दे दो। हम गए कि हमसे तो पूछ ही नहीं रहा है, हमको तो धोती कुर्ता पहना हो, बाकी तो वो जानता ही नहीं है पढ़ा लिखा होगा। तो कहा यार देखो ठीक उत्तर मिलना चाहिए, लड़का है खराब हो जाएगा। हमने कहा बाबू तार घर कहां, और जल गया, इस नाते जल गया कि अब हम भोजपुरी में उतर गए। तो हमारा परिधान, रूप रंग और भाषा उसको एकदम तय कर दिया कि हम कम जानकार आदमी है। तो नाराज होगा, कहा कि धरती पर होई ना, हम कह रहे धरती पर होई तब ऊपर कुछ ना होई। बता हमार भदोई घर, उनके गांव में पैदा भइल हो, शहर में। कहा शहर में, हम तू कहां जाना, तारा ना पता चल। जब हड्डी टूट जा बैलन का, तो हमरे यहाँ हड़जोड़ एक लकड़ी हो, आओ के ले आके सामान्य आदमी बैला के ले आके कपची लगा के उसमें हड़जोड़ लकड़िया लगा के बांध देते थे, गोड़वा ठीक हो जाता। बैल को फार लगता, एक को डॉक्टर साहब नहीं जाते थे, ना होम्योपैथी ने, एलोपैथी ने, फलाना ढेमाका। घर सूचना आ जाती थी, इतना बड़ा बड़ा लोहे की करछुल रखे थे हम लोग, उसमें सरसों का तेल खौलाते थे। बैल को खून बहता हुआ घर आ रहा है, तुरंत पेड़ के नीचे रस्सा बांध के पटक देते थे उसको, और पटकने के बाद उस पर बूंदे बूंद गिराते थे। एक भी बैल को कीड़ा नहीं पड़ा, सींग टूट गई। महिलाएं बाल जो बनाती हैं, बड़ा बाल होता है तो टूटता है, तो गांव में हम लोगों के यहाँ घरों में फेंकती नहीं थी। क्यों नहीं फेंकती थी, उसका बड़ा उपयोग था, तो मुक्की में, मुक्का में रख देती थी। हल्ला हो गया, भैंस की सींग टूट गई, चरने गई है, गैया की सींग टूट गई, बैल की सींग टूट गई, चला आ रहा है, रक्त बह रहा है, घर में तैयारी हो रही है। महिलाएं भी जानती थी क्या करना है, एक डलिया में बाल वो एक एक फैलाया जाता, और तीसी और मेथी, कभी तीसी कभी मेथी, उसका पेस्ट बनाते थे, माने बढ़िया पीस कर। अब महिलाओं के बाल पर वो पेस्ट लगा करके बांध देते थे, एक सींग में कीड़ा नहीं पड़ा। आज तो आप कहेंगे इन्फेक्शन हो। वो कहा कि ये धरती की ही बात आप बता रहे हैं। हमने कहा हाँ, तुम्हारे आयुर्वेद की बात बता रहे, बस इतना है कि हम बेचूं पढ़े नहीं है। कहा ये मिलेगा कहां, हम तो रिसर्च करो, मैं तो पढ़ा नहीं, मैं तो किसान रहा हूं, मैंने जो भोगा वो बताया तुमको। लेकिन ये जो मॉडर्न साइंस है, इसकी समस्या परिभाषा को लेकर ही है। एक हमारे मित्र हैं, एमएससी बॉटनी में किया, पीएचडी किया, कहा कि हमको विज्ञान की परिभाषा से ही आपत्ति है। हमने पूछा क्यों? कहा कहते हैं सब किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को, सुव्यवस्थित सुगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब बताइए मॉडल हम करें किसी का ले जा करके एकदम क्रमबद्ध, ये विज्ञान होगा क्या? ये फालतू बात है। क्रमबद्ध वो है, परमात्मा की तरफ अगर आयुर्वेद नहीं ले जाता, कोई पैथी, विद्या है, कला है, नृत्य है, विज्ञान है,
स्थापत्य कला है, वास्तुशास्त्र है, सबका गंतव्य कहाँ है? वो भारत ने अनुसंधान किया, दुनिया के किसी देश ने खोजा नहीं। इस नाते स्वस्थ रहने के लिए प्रातः काल से लेकर रात्रि शयन तक दिनचर्या तय है। उस दिनचर्या को अपने आचार्य जी जो आयुर्वेद वाले हैं, इन लोगों ने पुस्तकें भी लिखी हैं, कैसे नहाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। रसोई जिसको आप किचन कहते हैं वो भारत की नहीं है। 99% घरों में जो शहर में आ गए, वहाँ श्रीमती जी, माता जी, बहन जी जो कहो वो क्या कहते। हिंदी महीने की जो ऋतुएं होती हैं, मैं चाहूँगा कैमरा किसी और को देकर आप इसको ज्वाइन करें। ये प्रेस में जाने वाला है, इसलिए आप यहाँ आ जाए। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, क्योंकि इसके संपादन मंडल का मैं भी हिस्सा हूँ, ऐसा सौभाग्य मुझे मिला, तो इसमें हर ऋतु